शेखावत डेंटल क्लिनिक एंड कॉस्मेटिक सेंटर में आपका स्वागत है। फॉर इंस्टेंस किसी बच्चे के दांत में कैविटी हो गई है, पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये तो दांत निकल के पक्का आ जाएगा, तो क्यों इसको सही कराएं। इसको सही इसीलिए कराना है क्योंकि अगर इस दांत में इन्फेक्शन है तो इसके जस्ट नीचे जो दांत है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरल प्रोसीजर्स यानी दांतों की सफाई, रूट कनाल ट्रीटमेंट। देखिए, ये जो सेंसेशन महसूस होती है गर्म या ठंडा, ये एक इनिशियल साइन है आपको ये बताने के लिए कि कुछ गलत है, जिससे कार्बन फेशियल किए जाते हैं, टैटू रिमूवल किया जाता है। सुना जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको लेकर एक थोड़ी सी हमारी सोच होती है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है वो ब्रश नहीं करना चाहिए एक वक्त तक। तो क्या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए? हमारे सेंटर पे हम लोग आप लोगों को जैसा आप यंग फील करते हैं वैसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जैसे पार्शियली मिसिंग अगर दांत है तो उसमें ब्रिज लग जाते हैं, सिंगल इम्प्लांट्स भी लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। हाथों में कंट्रोल ना हो तो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस यूज़ कर सकते हैं जिसमें वाइब्रेशंस रहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको बस मुंह में लेना है एंड टच, दैट्स ऑल। एंड इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है एंड आपके दांत को डैमेज भी नहीं होता है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर मीना शेखावत। शेखावत डेंटल क्लिनिक एंड कॉस्मेटिक सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने क्लिनिक का एक छोटा सा टूर कराने वाली हूँ, तो आइए मेरे साथ। ये हमारा ओपीडी सेक्शन है। यहाँ पे हम पेशेंट का कंसल्टेशन करते हैं एंड जो भी जनरल प्रोसीजर्स है वो सारे यहीं होते हैं। जनरल प्रोसीजर्स यानी दांतों की सफाई, रूट कनाल ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालना, दांत लगाना, इम्प्लांट्स, ये सारे प्रोसीजर्स यहीं होते हैं। ये है अपना ओपीडी 2 सेक्शन। यहाँ पे मेजर सर्जरीज़ वगैरह होती है, जैसे इम्प्लांट लगाना या कोई सिस्ट वगैरह है या कोई जबड़े का फ्रैक्चर अगर हो रखा है उसका प्रोसीजर सारा यहाँ पे होता है। प्लस हमारे यहाँ पे ये वाला स्टरलाइजेशन का एरिया है, यानी दांतों से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं उसका सबसे मेन चीज़ ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स आपके कितने साफ़ सुथरे हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है स्टरलाइजेशन के लिए। तो ये पूरा इक्विपमेंट्स है स्टरलाइजेशन के लिए। ये बी क्लास ऑटोक्लेव है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है स्टरलाइजेशन के लिए। ये है हमारा ओपीडी 3। हमारे सेंटर पे डेंटल के अलावा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स यानी एंटी एजिंग प्रोसीजर्स, जैसे कि हमारे यहाँ पे है ये हाइड्रा फेशियल मशीन, जिससे फेशियल किए जाते हैं। ये है हमारा पिको लेज़र, जिससे कार्बन फेशियल किए जाते हैं, टैटू रिमूवल किया जाता है। हमारे सेंटर पे हम लोग आप लोगों को जैसा आप यंग फील करते हैं वैसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे एंटी एजिंग प्रोसीजर्स हैं। ये है हमारा ओपीडी 4। यहाँ पे बेसिकली लेज़र हेयर रिडक्शन होता है। ये है डायोड लेज़र, जिससे लेज़र हेयर रिडक्शन होता है, यानी परमानेंट रिमूवल ऑफ हेयर। और ये है ऑक्सीजीनियो फेशियल, जो ग्लो 2 फेशियल के नाम से भी फेमस है। नमस्ते, मेरा नाम कविश और आप देखना शुरू कर चुके हैं 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हर बार की तरह एक नया वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकर आ गया हूं। और आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसको अमूमन हमारी सोसाइटी में इग्नोर किया जाता है, यानी कि उसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं कि यार होगा जो देखा जाएगा। आपने जो है वो अभी शेखावत डेंटल क्लिनिक का एक टूर किया और हमारे साथ में डॉक्टर मीना शेखावत मैम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो शायद ये जो आम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जेनरिक हम लोग जो हैं वो दांतों से जुड़े कई सवाल हमारे मन में होते हैं, पर कई बार शायद हमें उनका जवाब नहीं मिल पाता। तो आज हम जो है उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है मैम कि एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर, आप लंबे वक्त से इस फील्ड में हैं, अमूमन सोसाइटी में दांतों की केयर को लेकर क्या अवधारणा है या किस तरीके से हम लोग सोचते हैं जब बात आती है दांतों को लेकर? देखिए, दांतों की हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको इग्नोर किया जाता है। हमारे मुंह में
जो भी इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी ऑर्गन है ना, सारे ऑर्गन से। अगर मुंह में इन्फेक्शन है तो आपको हार्ट का इशू हो सकता है, लंग में इन्फेक्शन हो सकता है, एंड बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती है जो मुंह से ही ट्रांसफ़र हो रही है। तो इन्हीं को लेकर मैम, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत यहीं से होती है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जेनरिक दांतों की प्रॉब्लम की। सबसे पहले बहुत से लोगों ने ये रियलाइज़ किया होगा कि जब भी बहुत कुछ गर्म खाते हैं या बहुत ठंडा खाते हैं तो एक सेंसेशन महसूस होती है हमें। क्यों होती है मैम, क्या कारण है? देखिए, ये जो सेंसेशन महसूस होती है गर्म या ठंडा, ये एक इनिशियल साइन है आपको ये बताने के लिए कि कुछ गलत है। और मैक्सिमम टाइम उसको इग्नोर किया जाता है। ऐसे सोचते हैं कि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है तो मैं खुद ही जाके मेडिकल से एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ले आता हूँ। यूजुअली लोग ऐसे करते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है ना, कॉज क्या है इस चीज़ का, वो देखने के लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। आप जब हमारे पास आएंगे तो विल सी कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है। आपके दांतों में ठंडा गर्म, अगर दांत में कैविटी है तो भी लग सकती है। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है, मसूड़े नीचे बैठ गए हैं, आपकी रूट्स एक्सपोज हो गई है, तो भी आपको ठंडा गर्म लग सकता है। दांत आपके ज़्यादा विगरसली ब्रश करने की वजह से कट रखे हैं तो भी आपको ठंडा गर्म लग सकता है। तो ये तो आपका वार्निंग साइन है। तो आपको जब भी महसूस दे कि कुछ ठंडा गर्म या कुछ डिस्कम्फर्ट है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जितनी जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास पहुँचे, एंड जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन डेंटिस्ट ही दे पाएंगे आपको। ऐसे नहीं कि ओवर द काउंटर आप जाके कोई पेस्ट यूज़ कर रहे हो, उससे क्या होगा कि वो साइन को सबसाइड कर देगा, यानी आपको फील होगा कि हाँ ठीक हो गया है, लेकिन कारण तो वहीं रह गया, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब जो छोटी सी चीज़ है, सपोज कि एक छोटी सी कैविटी है, आप टाइमली हमारे पास आ गए तो उसमें फिलिंग होके आपका दांत वाइटल रह जाता है, लेकिन आपने उसको सबसाइड करने के लिए मेडिकेशन ले ली या पेस्ट को यूज़ कर लिया, जिससे एक बार तो सबसाइड हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर दांत गलता रहता है। नेक्स्ट आप जब आओगे तब सीवियर पेन होगा, तब आपकी दांत की कंडीशन ऐसी होगी कि नॉर्मल फिलिंग से काम नहीं चलेगा, तब हमें रूट कनाल करना पड़ेगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? पेशेंट्स का। और दांत एक जो वाइटल है वो 100 साल तक रह सकता है, लेकिन जो रूट कनाल किया हुआ दांत है उसकी एक लाइफ रहती है, शेल्फ लाइफ। मैंने बहुत अच्छा रूट कनाल किया है, बहुत अच्छा कैप लगाया है, तो 20 साल 30 साल चल जाएगा, लेकिन हमें तो दांत एंड तक चाहिए। बिल्कुल है ना। खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही दांत है। दांत अगर अच्छे से ग्राइंड नहीं करेंगे फूड को तो खाने का स्वाद ही नहीं है। बिल्कुल। अब इसको लेकर मैम कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बात करते हैं बच्चों की स्पेशली, तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो कई बार बच्चे भी इस प्रॉब्लम से एनकाउंटर करते हैं कि उनके दांतों में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं तो उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो, और बच्चे भी इसकी कंप्लेन करते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि आम घर में हम ये कहते हैं कि अरे यार कोई बात नहीं, दांत अभी टूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो है वो दूध के दांत। तो थोड़ा सा दूध का दांत क्या है, क्या ये भी प्रॉब्लम है? इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, बच्चा जब 6 महीने का होता है तब स्टार्ट होते हैं दूध के दांत आने, और 6 महीने से लेके 12 साल की एज तक दूध के दांत रहते हैं। एंड दूध के दांत का भी एक इम्पॉर्टेंस है। जबाड़े में जब ये जैसे दूध के दांत 20 दांत होते हैं, तो जैसे ये दांत हैं उनके जस्ट नीचे परमानेंट दांत रहते हैं। फॉर इंस्टेंस किसी बच्चे के दांत में कैविटी हो गई है, पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये तो दांत निकल के पक्का आ जाएगा, तो क्यों इसको सही कराएं। इसको सही इसीलिए कराना है क्योंकि अगर इस दांत में इन्फेक्शन है तो इसके जस्ट नीचे जो दांत है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दांत में अगर इन्फेक्शन है तो बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा पाता। इन्फेक्शन होने की वजह से दांत हिल के गिर गया तो जो जगह होती है परमानेंट दांत को आने के लिए, वो जगह मिस हो जाती है। देखा होगा जैसे कई बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे हैं आजकल। क्यों आ रहे हैं? तो यही कारण है, क्योंकि वो जगह रिटेन ही नहीं कर पाते। अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास आ जाएं तो आपके जैसे दांत में अगर फिलिंग की रिक्वायरमेंट है तो फिलिंग हो जाती है। बाई चांस दांत ऐसा हो गया कि इसको निकालना ही पड़ेगा, तो उस केस में भी ट्रीटमेंट्स है कि वो जो जगह है उसको रिटेन करने के लिए रिटेनर्स आते हैं ताकि परमानेंट दांत अपनी जगह पे आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस जैसे सामने के दांत है, यूजुअली क्या होता है 4-5 साल की एज में बच्चों के मैक्सिमम देखा जाता है, क्योंकि इतने रिफाइंड फूड्स खाते हैं, चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, इतना बच्चे कंज्यूम करते हैं, तो उससे कैविटीज़ बहुत आसानी से होती है। और 4-5 साल की एज में दांत अगर
गिर जाते हैं तो बच्चों को बोलने में बहुत दिक्कत आती है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बच्चे तुतलाते हैं ज़्यादा 4-5 साल की एज में जिनके दांत नहीं हैं, तो ये दांत बोलने में भी काफ़ी जैसे स्पीच के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी फैक्टर्स है जिनको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए एंड रेगुलर चेकअप्स कराते रहना चाहिए। अगर लगे कि बच्चे के दांत में कैविटी है तो तुरंत फिलिंग करवानी चाहिए, डिले ना करें कि बच्चे को दर्द तो हो नहीं रहा या दूध का दांत है निकल जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक एटलीस्ट हेल्दी रहे। बिल्कुल। साथ ही एक क्वेश्चन जो है वो मेरा प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर भी है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको लेकर एक थोड़ी सी हमारी सोच होती है कि प्रेग्नेंट लेडीज को जो है वो ब्रश नहीं करना चाहिए एक वक्त तक, तो क्या नहीं करना चाहिए और यदि करना चाहिए तो ये क्या मिसकंसेप्शन है इस पर? देखिए ये एक मिथ है। मेनली जैसे गांव में लेडीज़ को ये एडवाइस किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से मसूड़ों में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है ना, जैसे गम्स स्वोलन हो जाते हैं, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। लेकिन एडवाइस गांव में ये किया जाता है कि नहीं तुम्हारे दांत अभी कमज़ोर हैं, ध्यान रखो, ब्रश मत करो। ब्रश मत करो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपके दांत अगर मसूड़े सूज रखे हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए एंड प्रॉपर ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, जो स्वेलिंग है वो सबसाइड हो जाती है। और ब्रशिंग ना करने की वजह से पहले तो प्लाक जमता है, फिर वो टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार अगर कैलकुलस जम गया है तो वो आप कितने ही ब्रश कर लो फिर वो हटेंगे नहीं, फिर वो आपको प्रोफेशनली क्लीन करवाने पड़ेंगे। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आपको एक्स्ट्रा केयर करना है। प्रेगनेंसी में नो डाउट कईयों के हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्वेलिंग वगैरह आती है, लेकिन उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लें, प्रॉपर क्लीनिंग करवाएं एंड रेगुलर ट्वाइस अ डे ब्रश करें। मैम वहीं जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वृद्ध व्यक्तियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कई बार जो वृद्ध लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, कई दांत टूट जाते हैं, खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में या तो ये होता है कि यार अब क्या करवाना है, ठीक अब तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, तो क्या उनके भी दांतों का ट्रीटमेंट हो सकता है आफ्टर एज, सर्टेन एज, या फिर उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे अपने जैसे पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है। एंड फॉर इंस्टेंस बुजुर्गों में जिनके दांत नहीं हैं, मुंह में जैसे हम खाना ले रहे हैं 50% डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है। जैसे अच्छे से ग्राइंड हो रहा है तो अपने मुंह में जो सलाइवा है उससे मिल के काफ़ी सारा डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है। लेकिन अगर दांत ही नहीं है तो इंसान क्या कर रहा है, ले रहा है वो सीधा निकल रहा है। एक तो यहाँ डाइजेशन नहीं हो रहा, प्लस पेट में पाचन शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हर कुछ हजम कर सके, तो उससे क्या होता है ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने पास अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जैसे पार्शियली मिसिंग अगर दांत है तो उसमें ब्रिज लग जाते हैं, सिंगल इम्प्लांट्स भी लग जाते हैं। कंप्लीटली दांत है ही नहीं उसमें बत्तीसी लगती हैं। बत्तीसी में भी 2 तरीके की होती है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है तो अपने पास रिमूवेबल में भी ऑप्शन है जो निकालने डालने वाली जो आती हैं। और एक आता है इम्प्लांट बेस्ड डेंचर, यानी दांतों में इम्प्लांट्स लग जाते हैं और उसके ऊपर दांत आपके बत्तीसी जो होती है फिक्स लग जाती है। तो इससे पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है, पेशेंट अपने खाने का स्वाद ले सकता है एंड ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अब मैम जाते जाते एक और सवाल मेरा है, वो है आजकल जो है वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो वैसे कुछ ब्रशेस भी हमने देखे हैं ऑनलाइन, सबने देखा होगा, वो इलेक्ट्रिक ब्रशेस आजकल आते हैं। तो इसको लेकर भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि इनको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये हार्मफुल होते हैं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए जैसे रेगुलर ब्रशेस अपने जो आते हैं उसमें ये 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हैंडल जहाँ हम पकड़ते हैं एंड ये ब्रिजल्स होती हैं जिससे सफाई होती है ना। तो जैसे हाथ में ये ग्रिप है और अपन रगड़ रहे हैं तो क्या होता है, सबका अलग अलग पावर होता है, तो ज़्यादा रगड़ने की वजह से दांत कट जाते हैं। तो बेसिक टच इसका ऐसा होना चाहिए कि फेदर टच और बिल्कुल लाइट मोशन में स्मूथली आपको ब्रशिंग करनी है। कम से कम 2-2.5 मिनट तक आप कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके लोअर दांतों में अंदर की तरफ से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से सफाई कीजिए। और कई लोग जिन पे हाथों में कंट्रोल ना हो तो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस यूज़ कर सकते हैं जिसमें वाइब्रेशंस रहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको बस मुंह में लेना एंड टच
दैट्स ऑल। एंड इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है एंड आपके दांत को डैमेज भी नहीं होता है, बिकॉज ज़्यादा फोर्स नहीं लगता। आपको फोर्स लगाना नहीं है, आपको बस मुंह में ले जाके टच करना है। बाकी उससे तो इलेक्ट्रिक ब्रश जो है क्या वो सही है यूज़ करना? हाँ जी, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं? नहीं, देयर इज नो साइड इफेक्ट। बिल्कुल। अब इसको लेकर जो है वो जाते जाते मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति को दांतों से जुड़ी समस्या है तो वो कहाँ पर आकर आपको विजिट कर सकते हैं, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जी, हमारा डेंटल क्लिनिक है रोड नंबर 1 पे, भारत टावर में, फर्स्ट फ्लोर पे। और हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब जगह अवेलेबल है। आप जब चाहें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए, ताकि जनता भी अवेयर हो सके कि क्या क्या डेंटल प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या उनके सल्यूशंस हैं। और टेक अवे टिप यही रहेगी कि दोनों टाइम ब्रश करें। रात की ब्रशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे इग्नोर न किया जाए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने थोड़ा सा दांतों की हेल्थ के बारे में बात करी। आई होप अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं और अधिक, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं एंड वी होप कि हम उन सवालों के जवाब मैम से लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारे साथ बने रहने के लिए। 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मेरा नाम है कविश। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।